नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने नर्सिंग चैनल पर जिसका नाम है टारगेट नर्सिंग ऑफिसर्स। और अभी ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर्स और एम्स नर्सिंग ऑफिसर की एग्ज़ाम जो है बहुत नज़दीक आ रही है। आई होप आप सभी का स्टडी बहुत अच्छे से चल रहा है। अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ वो टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, जिसके ऊपर हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और आई होप आपको हमारे वीडियोज़ बहुत पसंद आ रहे हैं। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ये वीडियो आपके दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिनसे उनकी भी हेल्प हो पाए। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हम सीधे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले ये वीडियो में हम जो प्रीवियस ईयर्स के एम्स और ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर्स के जो क्वेश्चंस है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो सीरीज़ है ये सीरीज़ का 7th पार्ट है। अगर आपने पहले 6 पार्ट अभी तक नहीं देखे प्लीज़ चैनल पर जाके पहले 6 पार्ट भी देख लीजिए। और अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। सीधे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हुए पहला क्वेश्चन है। सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए पहला क्वेश्चन है, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन इज ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी प्रोलैक्टिन, ऑप्शन सी वेसोप्रेसिन, ऑप्शन डी प्रोजेस्टेरॉन। मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन किसे कहा जाता है, ये सवाल पूछा गया है यहाँ पे। मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन जानने से पहले हमें ले डाउन रिफ्लेक्स पता होना चाहिए। ले डाउन रिफ्लेक्स कैसे काम करता है, मैं आपको ले डाउन रिफ्लेक्स की थोड़ी सी समरी बता देता हूँ यहाँ पर। बेसिकली ले डाउन रिफ्लेक्स जो होता है वो बेबी को ब्रेस्ट की तरफ लेके जाती है। जैसे ही बेबी के लिप्स मदर के निपल के और एरोला के एरिया को टच करते हैं वो एक मैसेज पास करते हैं ब्रेन को, जो हाइपोथैलेमस में सेंड किया जाता है कि अभी मतलब मैसेज पास करते हैं जैसे कि अभी ब्रेस्ट फीड करना स्टार्ट कर दिया है। तो वो टाइम पे हाइपोथैलेमस में जो ऑक्सीटोसिन, हाइपोथैलेमस जो होता है वो ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करता है। और ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करने की वजह से जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसमें जो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ किया जाता है। मतलब आपको इसमें 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि हाइपोथैलेमस में ऑक्सीटोसिन रिलीज़ किया जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो रिलीज़ किया जाता है। और प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम क्या होता है, वो मिल्क प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। और ऑक्सीटोसिन का काम होता है जो मिल्क प्रोड्यूस किया गया हुआ है उसको ब्रेस्ट से बाहर निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन का हेल्प लिया जाता है। इस यहाँ पे जो मिल्क इजेक्शन पूछा गया है बाहर निकालने के लिए, इसका जो सही जवाब होगा वो ऑक्सीटोसिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्मल रेंज ऑफ आईओपी। नॉर्मल रेंज ऑफ आईओपी क्या होता है। आईओपी, पहले तो हमें आईओपी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। आईओपी मतलब इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर। ऑप्शन दिए गए हुए 8 to 10 mmHg, 12 to 22 mmHg, 10 to 12 mmHg एंड 15 to 17 mmHg। जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होता है वो mmHg में काउंट किया जाता है। जैसे कि हम ब्लड प्रेशर को mmHg में काउंट करते हैं वैसे ही इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को भी mmHg में काउंट किया। कभी कभी ये सवाल भी पूछा जाता है इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कौन सी कैटेगरी में काउंट किया जाता है। इसका जो सही जवाब होगा mmHg होगा। यहाँ पर डायग्राम दिया गया है, डायग्राम में आपको पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो होता है इंट्राऑक्यूलर स्पेस होता है। इंट्राऑक्यूलर स्पेस जो होता है यहाँ पे इंट्राऑक्यूलर फ्लूइड होता है। जब भी कोई माल फंक्शनिंग हो, जैसे कि जो फ्लूइड है वो ड्रेन ना हो पाए, फ्लूइड ड्रेनिंग फेल्योर हो जाए या एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लूइड फॉर्मेशन हो जाए, वो टाइम पे जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ प्रेशर क्रिएट होता है, बेसिकली जो इसका जो नॉर्मल रेंज होना चाहिए वो क्या होता है। इसका जो नॉर्मल रेंज होता है वो 12 to 22 mm ऑफ Hg होता है। अगर ज़्यादा इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाए तो कौन सी कंडीशंस क्रिएट होती है। फर्स्टली जो इनमें कंडीशंस होती है वो ग्लाइकोमा होता है। ग्लाइकोमा जब भी ज़्यादा इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ने की वजह से ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है, उसके वजह से ग्लाइकोमा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मेजर कॉज ऑफ सिरोसिस। व्हाट इज़ द मेजर कॉज ऑफ सिरोसिस ऑफ लीवर। सिरोसिस ऑफ लीवर होने के लिए मेजर कॉज कौन सा होता है। ऑप्शन ए अल्कोहल अब्यूज़, ऑप्शन बी ड्रग अब्यूज़, ऑप्शन सी स्मोकिंग, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस ए। सिरोसिस कंडीशन क्या होती है ये पहले पता होना चाहिए। लिवर सिरोसिस इज अ डिसऑर्डर इन विच हेल्दी लिवर सेल्स आर ग्रेजुअली रिप्लेस बाय स्कार टिश्यूज। जो वो क्यों होती है, इसके कॉजेज कौन से होते हैं। एक होता है अल्कोहल अब्यूज़, sometime it may be a heavy intake of drugs, then smoking simultaneously can cause
but not that much effect create on the cirrhosis, but hepatitis can also create है ना impact. So ये जो 4 stages होती है जिसमें लीवर सिरोसिस की तरफ बढ़ता है. सो यहाँ पर दिखाया गया है कि हेल्दी लीवर है, यहाँ पे फैटी लीवर होता है. फैटी लीवर जो स्टेज फर्स्ट होता है वो जो यहाँ पर फैटी लीवर दिखाया गया है वो स्टेज 2 है. स्कारिंग मतलब क्या होता है कि इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाता है वहाँ पे लीवर में. देन लीवर फाइब्रोसिस, थर्ड स्टेज लीवर फाइब्रोसिस क्रिएट होता है, और लास्ट स्टेज में लीवर सिरोसिस होता है जहाँ पर जो नॉर्मल टिश्यूज़ है, नॉर्मल सेल्स है, वो रिप्लेस की जाती है स्कार टिश्यूज़ के साथ, और वहाँ से रिकवरी 99% इम्पॉसिबल होता है, जिसमें एक ही ट्रीटमेंट बचता है, वो होता है लीवर ट्रांसप्लांट. सो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा अल्कोहल अब्यूज. एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक कैन कॉज अ लीवर डैमेज एंड इट मे लीड टू द लीवर सिरोसिस. So next question is instrument shown in the figure. जो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट शो किया गया है वो इसका नाम क्या है? ऑप्शन ए डीवर्स, ऑप्शन बी लॉन्ग नेक, ऑप्शन सी थॉमसन, ऑप्शन डी एलिस. सो ये जो डीवर्स है इसका जो सही जवाब होगा वो होगा डीवर्स, क्योंकि ये मोस्टली एब्डोमेन की सर्जरी में यूज़ किया जाता है. मसल रिट्रैक्शन के लिए या स्किन रिट्रैक्शन के लिए इसका यूज़ किया जाता है. ये जो पार्ट है वो एब्डोमेन में इंसर्ट करके जो मसल या टिश्यू है उसको होल्ड किया जाता है. यहाँ पे हमें ग्रिप मिलने के लिए यहाँ पर ये बेंड दिया गया हुआ है. सो बेसिकली ये जो है वो डीवर्स है. ओके, यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ वुंड हीलिंग. सो वुंड हीलिंग की फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है? यहाँ पर ऑप्शन ए इम्प्लीमेंट्री फेज, ऑप्शन बी हीमोस्टैसिस फेज, ऑप्शन सी मैचुरेशन फेज एंड ऑप्शन डी प्रोलिफरेटिव फेज. सो यहाँ पे 4 स्टेजेस होते हैं. एक होता है हीमोस्टैसिस, सेकंड होता है इन्फ्लेमेशन, थर्ड होता है प्रोलिफरेटिव एंड फोर्थ इज रिमोल्डिंग. सो यहाँ पर पूछा गया फर्स्ट फेज कौन सा होता है. फर्स्ट जो होता है वो हीमोस्टैसिस होता है, सेकंड स्टेज इज इन्फ्लेमेटरी, देन उसके बाद प्रोलिफरेटिव एंड मैचुरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रिमोल्डिंग. सो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप में से ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है, बट 66.6% लोग ही ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब किया है. बाकी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया. आप सब्सक्राइब बटन आपके लिए तो फ्री है, बट हमारे लिए वो एक मोटिवेशन की तरह काम करता है. सो मेरा आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना. अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए. थैंक यू. So next question is the Bohra committee aimed at having a subcenter serves a population of about. So जो बोहरा कमेटी क्रिएट करी गई थी उन्होंने सब सेंटर के लिए कितनी पॉपुलेशन सही है ऐसा बताया था. सो ऑप्शन ए 500, ऑप्शन बी 1000, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 5000. सो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है, 500 पॉपुलेशन के लिए एक सब सेंटर, ऐसा उन्होंने बताया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच कैल्शियम इज़ अप्रॉक्सीमेटली रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. जब प्रेग्नेंट वुमन होती है उसको अप्रॉक्सीमेटली डेली कैल्शियम इंटेक कितना होना चाहिए. सो उसका जो ऑप्शन ए है वो है 1800 mg पर डे, 1500 पर mg पर डे, 1000 mg पर डे एंड 1200 mg पर डे. सो इसका जो सही जवाब बनेगा वो होगा ऑप्शन डी 1200 mg per day. So next question is complete dilation of cervix to birth of the baby is a stage of stage 1, stage 2, stage 3 and stage 4. यहाँ पर 4 stages of labor को पहले समझ लेते. फर्स्ट स्टेज में ट्रू ऑनसेट ऑफ लेबर पेन टिल डायलेशन ऑफ सर्विक्स टिल 10 सेंटीमीटर्स जो होता है वो फर्स्ट स्टेज होता है. यहाँ पर पूछा गया है कि कंप्लीट डायलेशन ऑफ सर्विक्स टू द बर्थ ऑफ द बेबी. सो ये कौन सा स्टेज होता है. सो सेकेंड स्टेज में जो कंप्लीट डायलेशन ऑफ सर्विक्स टिल द बर्थ ये जो होता है वो सेकेंड स्टेज में होता है. थर्ड स्टेज में क्या होता है, बर्थ ऑफ द बेबी टू द एक्सपल्शन ऑफ द प्लासेंटा विथ इट्स ग्रैन्यूल्स जो होता है वो थर्ड स्टेज में होता है. और फोर्थ स्टेज में जो होता है वो बर्थ ऑफ द प्लासेंटा टू 4 आवर्स ऑफ द प्रीपार्टम जो होता है, जिसमें कि ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं अगर पूरी तरह से प्लासेंटा रिमूव नहीं किया गया. तो वो टाइम पे क्योंकि ये भी फोर्थ स्टेज भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें भी पोस्टमार्टम हेमरेज होने के चांसेस या हाइपोवोलेमिक शॉक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं. सो फोर्थ स्टेज ये होता है. सो इसे यहाँ पर पूछा गया सवाल है कि डायलेशन ऑफ द सर्विक्स टिल बर्थ ऑफ द बेबी ये होता है सेकेंड स्टेज में. सो नेक्स्ट क्वेश्चन
द कॉमन रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस ए इज, हेपेटाइटिस ए का कॉमनेस्ट रूट ऑफ ट्रांसमिशन कौन सा है? ऑप्शन ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑप्शन बी सेक्सुअल इंटरकोर्स, ऑप्शन सी बाय ड्रॉपलेट, ऑप्शन डी ओरोफिकल। सो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ओरोफिकल रूट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्मल लेंथ ऑफ द न्यूनेटल बॉडी। जब भी एक न्यूबॉर्न बर्थ होता है उसकी जो नॉर्मल लेंथ होती है, मतलब हाइट होती है, वो कितनी होती है? ऑप्शन ए 49 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 55 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 57 सेंटीमीटर। सो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश डैश इज अ परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। वैसेक्टॉमी यहाँ पर पूछा गया परमानेंट कौन सा है? परमानेंट। सो वैसेक्टॉमी, प्रॉपर कॉपर डिवाइस, कॉन्डम्स एंड बर्थ पिल्स। सो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो होगा वैसेक्टॉमी। सो ये जो डायग्राम दिया गया है इसमें जो वास्ट डिफरेंस होता है इसको कट करके यहाँ पे लाइगेट किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कट करके यहाँ पे पूरी तरह से लाइगेट किया जाता है और ये परमानेंट मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट प्रमोट ट्रस्ट इन द पेशेंट नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। सो ये जो सवाल पूछा गया है जिसमें कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें नर्स पेशेंट रिलेशन जो होता है उसमें ट्रस्ट प्रमोट नहीं हो पाता, ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाता। जैसे ऑप्शन ए एग्जामिन अ वुंड विदाउट प्रोवाइडिंग अ प्राइवेसी, फुलफिलिंग अ प्रोमिसेस, रिटर्निंग ऑन कॉल, मेंटेनिंग अ कॉन्फिडेंशियलिटी। सो जब भी पेशेंट नर्स जो रिलेशन है जिसमें ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिसमें ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाता? सो इसका जो सही जवाब बनेगा वो होगा एग्जामिन द वुंड विदाउट प्रोवाइडिंग अ प्राइवेसी। पेशेंट की प्राइवेसी मेंटेन करना नर्स का काम होता है ड्यूरिंग केयर। सो जब भी आप पेशेंट की केयर करते टाइम प्राइवेसी प्रोवाइड करोगे तो वो टाइम पे पेशेंट का आप पे ट्रस्ट बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ेगा। और यहाँ पर फुलफिलिंग अ प्रोमिसेस कैन आल्सो इंक्रीजेज द ट्रस्ट। दैन रिटर्निंग ऑन कॉल, अगर पेशेंट आपको बुला रहा है, अगर आपने पेशेंट को प्रॉमिस किया है कि ये टाइम पे आप उनको केयर करने के लिए आओगे, वो टाइम पे अगर आप जा रहे हो तो मतलब पेशेंट का आप पे कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट बढ़ता है। दैन मेंटेनिंग द पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी, जैसे कि पेशेंट की जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है वो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब होता है कि आप ट्रस्ट अच्छे से बिल्ड कर रहे हो। सो इसका जो सही जवाब होगा एग्जामिन द वुंड विदाउट प्रोवाइडिंग अ प्राइवेसी। सो व्हाट वुड बी द नेक्स्ट नंबर इन दिस सीरीज़। ये जो सवाल है वो नर्सिंग रिलेटेड नहीं है बट ESIC एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है, ये न्यूमरोलॉजिकल क्वेश्चन है। सो आपको क्या लगता है इसका सही जवाब क्या बनेगा? फर्स्ट जो दिया गया है 2 दिया गया है, उसके बाद 6, उसके बाद 18, उसके बाद 25। सो आपको क्या लगता है इसमें से कौन सा ऐसा कॉमन डिफरेंस है जो यहाँ पर आगे कौन सा नंबर बनेगा? सो यहाँ पर आपको लॉजिक लगाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि अगर 2 इंटू 3 कितना हुआ 6, 6 इंटू 3 कितना हुआ 18, 18 इंटू 3 कितना हुआ 54, 54 इंटू 3 करें तो क्या जवाब आ सकता है? उसका सही जवाब बनेगा 162। सो ये सवाल ऐसे भी बहुत से सवाल होते हैं जो ESIC नर्सिंग और एम्स नर्सिंग एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सो आपको ये भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी होगा क्योंकि 3 से 4 सवाल न्यूमरोलॉजी के ऊपर आते ही आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइड्रोफोबिया मीन्स ऑप्शन ए फियर ऑफ वाटर, ऑप्शन बी फियर ऑफ हाइट, ऑप्शन सी फियर ऑफ पब्लिक फेसेस, ऑप्शन सी फियर ऑफ मैरिज। सो यहाँ पर जो हाइड्रोफोबिया पूछा गया, हाइड्रो मतलब क्या होता है? पानी, फोबिया मतलब फियर। पानी के रिलेटेड जो फियर होता है पेशेंट को उसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। सो फियर ऑफ वाटर, ये जो ऑप्शन ए है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई क्वेरी हो या कुछ सजेशंस हो जो कि आप हमें देना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपकी राय रखिए। और अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आ रहा है तो आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जिससे कि उनकी भी हेल्प हो पाए। और ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पे जो बेल आइकन आ रहा है उसको भी दबा दीजिए, जैसे कि अगर कोई नया वीडियो हम अपलोड करते हैं तो आपको सबसे पहले पता चले।